हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम यूनिवर्स लेटर टू सक्सेस। मेरा नाम है विकास और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले एसएससी एग्जाम्स के लिए, बैंक एग्जाम्स के लिए या फिर आप बात करें सीडीएस एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मैं डेली आप लोगों के लिए सुबह करंट अफेयर्स की क्लासेस लेता हूँ। तो गाइस आज है 25 अगस्त और अगर आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर आप लोगों को शाम को 8 बजे इसकी क्विज भी देखने को मिलती है, जहाँ पर बहुत सारे लोग क्विज देते हैं और अपने रिवीजन करते हैं डेली करंट अफेयर्स का। तो आप लोग भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आप लोग डेली की डेली क्विज का रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो लोग भी तैयारी कर सकें, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? तो ये राजीव कुमार जी को चुना गया है। राजीव कुमार भारत के अब चुनाव कमिश्नर होंगे, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे अब ये राजीव कुमार। और इन्हें किन की जगह पर नियुक्त किया गया है? तो इन्हें अशोक लवासा जी के स्थान पर नियुक्त किया गया है, जिन्हें एडीबी में वाइस चेयरमैन का पद मिल गया है। तो वो उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया और अब वो एडीबी में वाइस चेयरमैन के रूप में कार्यरत हो गए हैं, और इसीलिए अब उनकी जगह पर राजीव कुमार को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। और बात करेगा दोस्तों अगर इनके बारे में, तो देखो राजीव कुमार जो है ना, वो 1984 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। ठीक है, जिन्हें वो जो जुलाई 2019 में ये फाइनेंस चेयरमैन भी रहे हैं। ठीक है, ये अभी इस समय अगर हम बात करें तो एक्स फाइनेंस चेयरमैन है। ठीक है, और अब ये भारत के चुनाव आयुक्त बन जाएंगे। ठीक है, अब देखो थोड़ी सी बात ये भी कर लेते हैं कि अगर चुनाव आयुक्त की बात हुई है तो भारत में आने वाले दिनों में कहाँ कहाँ पर इलेक्शंस होने वाले हैं। देखो अभी आने वाले दिनों में बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं। ठीक है, नवंबर में इलेक्शंस हैं बिहार में। ओके, अगली साल 2021 की स्टार्टिंग में अप्रैल मई के आसपास आप लोगों को केरल में इलेक्शन देखने को मिलेंगे, तभी आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे, और मे बी जून में, ओके मंथ एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन हाँ जून में लगभग वेस्ट बंगाल में भी इलेक्शन देखने को मिलेंगे। तो ये 2021 में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो देखो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर चुनाव आयुक्त के बारे में देख रहे हो तो चुनाव आयुक्त के बारे में आगे की चीज़ें भी पता होनी चाहिए कि भारत देश में देखो आने वाले दिनों में कहाँ कहाँ चुनाव होने वाले हैं, जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, हाल ही में किस आईआईएम यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने स्विट्जरलैंड स्थित हेल्प लॉजिस्टिक्स के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं आईआईएम कोझिकोड ने। आईआईएम कोझिकोड ने एक साझेदारी की है, ये मानवीय लॉजिस्टिक मामलों पर क्षेत्रीय ज्ञान में सुधार लाने की दिशा में काम करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ है, और ये एक ऐसी गतिविधियों को अंजाम देगी जो आपूर्ति श्रृंखला जो हमारी होती है एक तरीके से आपको के जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली जो चेन होती है ना, उस तरीके की एक चेन को उन पे जो एकीकृत करने की, यानी कि उन सबको एक ही जगह लाने का प्रयास करेगी। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आईआईएम यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड ने हेल्प जो स्विट्जरलैंड का है लॉजिस्टिक्स के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, बात हुई अब देखो जैसे स्विट्जरलैंड की, तो स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? बर्न है। ठीक है, स्विट्जरलैंड की करेंसी क्या है? स्विस फ्रैंक है। और स्विट्जरलैंड के जो इस समय पर प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है वो कौन है? शिमोटा सोमानियो। ठीक है, तो ये यहाँ के प्रेसिडेंट है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, देखो अब एक चीज़ और आप लोगों को पता होगा, स्विस बैंक जो है ना, स्विस बैंक वो भी यहीं का ही है। और एक आप लोगों को प्लेयर आप लोग याद रखो, देखो जो रोजर फेडरर है ना, ठीक है, टेनिस के बहुत बड़े प्लेयर, वो भी स्विट्जरलैंड के हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से आप लोगों को ढेर सारी चीज़ें जानने को मिली। अगला है, इंटरसेप्टर नाउ ICGS C454 को किसने लॉन्च किया है? तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड ने लॉन्च किया है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने ये जो इंटरसेप्टर बोट है ना, इसको अब मतलब बंद तो ये पहले गई थी लेकिन अब इसे जलावतरण किया, यानी कि पानी में इसको उतार दिया है काम लेने के लिए। जो हमारे भारतीय तटरक्षक बल है ना, उन्होंने सूरत में जो गुजरात में है ना, वहां पर इस बोट को जलावतरण यानी कि जल में उतारा है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब देखो इस अगर बोट की अगर हम बात कर लें थोड़ी सी, तो इसका जो निर्माण है ना वो लॉसन एंड ट्रूबो इस
ग्रुप ने किया है, ठीक है। और ये जो है ना, ये इसकी जो गति की अगर बात करें तो ये 83 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है। और ये एक लगभग 27 मीटर लंबी एक नाव है, जो कि लगभग 500 समुद्री मील की दूरी रेंज में उत्कृष्ट, यानी कि अगर लाने ले जाने सामान को, उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा सशक्त है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए ये जो नाव है, इंटरसेप्टर नाव ICGS C5454 को लॉन्च किया है इंडियन कोस्ट गार्ड ने, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये असम में किया गया है, ठीक है। असम में भारत का जो नदी रोपवे क्या होता है? देखो, नदी के ऊपर इस तरीके से केबल कार लगाकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसे कहते हैं नदी का रोपवे, ठीक है। तो इसको जो भारत की सबसे लंबी है, अब ये असम में लगाई गई है, ठीक है। असम में लगाई गई है, और असम के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ आप लोगों को, ये लगभग 1.8 किलोमीटर लंबी है। मतलब जो नदी रोपवे है वो 1.8 किलोमीटर लंबा है। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और ये गुवाहाटी तथा उत्तरी गुवाहाटी जो है ना, उसको आपस में जोड़ता है। ये बहुत लंबा डिस्टेंस होता था पहले, और अब इसके बनने के बाद ये डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये कहाँ से कहाँ तक है। तो देखो, गुवाहाटी का जो कचहरी घाट है ना, वहाँ से उत्तरी गुवाहाटी के डोल गोविंदा मंदिर के बीच में इसे लगाया गया है, ठीक है, इस साइड से उस साइड के लिए। और ये जो है, जो पर्यटन होगा ना, पर्यटन एक तरीके से कह सकते हो कि आकर्षण का एक केंद्र बन जाएगा। बहुत सारे पर्यटक जो होंगे, जो यहाँ घूमने आते हैं, वो इसमें ज़रूर सवारी करना चाहेंगे। एक जो नज़ारा है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर का, उस वहाँ पर देखने में काफ़ी ज़्यादा उनको अच्छा लगेगा। इसीलिए इसे पर्यटन के क्षेत्र से भी जोड़ कर देखा गया है कि पर्यटन के क्षेत्र में भी इससे काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हो विस्तार मिलेगा, या एक तरीके से पर्यटन में बढ़ावा मिलेगा। तो उसके लिहाज से भी ये काफ़ी अच्छा रहेगा, जो कि वहाँ की गवर्नमेंट ने सोचा है, ठीक है। अब बात हुई देखो जैसे असम की, तो असम की कैपिटल क्या है? असम की कैपिटल है दिसपुर, ठीक है। यहाँ के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। तो देखो, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी होगी, आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया गया, या फिर नदी रोपवे कहाँ पर है, तो वह असम में है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गैस्ट्रिक कैंसर नामक पुस्तक किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये हमारे केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा जारी की गई है। अब देखो, दो तरीके की चीज़ें होती हैं कि एक बुक होती है ना, तो उसे जारी किसने किया है, यानी कि उसे रिलीज किसने किया है, और दूसरी चीज़ होती है कि उसे लिखा किसने है। तो ये जो किताब है ना, उसे डॉक्टर अशोक के वैद ने लिखा है, ठीक है। तो ये डॉक्टर अशोक के वैद ने लिखा है, और ये चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा जाने माने डॉक्टर हैं, और इन्हें इस चीज़ के लिए 2009 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ये जो बुक है गैस्ट्रिक कैंसर, इसे लिखा है डॉक्टर अशोक के वैद ने, और इसे रिलीज किया है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। अब ये बुक है क्या? तो देखो, ये जो बुक है ना, वो कैंसर के बारे में नॉलेज देने की किताब है। एक तरीके से ये एक तरीके से कह सकते हो कि जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं, कैंसर जो बीमारी हमारे देश में फैली हुई है, बहुत सारे लोग इससे मर जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इससे बच भी जाते हैं। तो उन सब चीज़ों का एक समराइज एक तरीके से कह सकते हो कि किस तरीके से बचाव या एक तरीके से जागरूकता फैलाने के लिए इस किताब को लिखा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि इस किताब को किसने लिखा है डॉक्टर अशोक के वैद ने, और रिलीज किया है जितेंद्र सिंह, यानी जो हमारे केंद्रीय मंत्री उन्होंने, ठीक है। ये है, और इसे एक तरीके से तो ई इनॉग्रेशन किया गया, यानी कि डिजिटल माध्यम से अपने अपनी जगह पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसे रिलीज किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है, अर्जुन मुंडा ने किस देश शहर में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का ई उद्घाटन किया है? देखो, ई उद्घाटन यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया है, तो ये किया है मुंबई में। देखो, मुंबई में ट्राइब्स इंडिया का शोरूम खोला गया है, ठीक है। ये पहला शोरूम है जो खोला गया है।
अब ये किस लिए खोला गया है? तो देखो जो आदिवासी लोग होते हैं ना, उनकी आजीविका को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ उनका जो कल्चर है उसे लोगों के सामने लाने के लिए, और दूसरी चीज़ एक जो आदिवासी लोगों को पहचान दिलाने के लिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आदिवासी लोग बनाते हैं लेकिन लोगों तक वो नहीं पहुंचती, तो लोगों को पता नहीं चलता है कि ये सारी चीज़ें भी हमारे देश में बन सकती हैं। मतलब अदर कंट्रीज में जो बनाई जाती हैं फिर वहाँ से वो इम्पोर्ट की जाती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे यहाँ के लोग भी बना सकते हैं और बनाते भी हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता है। तो इसी चीज़ के लिए एक शोरूम खोला गया जहाँ पर आदिवासी लोगों द्वारा बनाई गई बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद होंगी और वो बेची भी जाएंगी, जिससे दुगना फायदा ये होगा कि एक तो पर्यटन भी बढ़ेगा, मतलब लोग यहाँ पर खरीदने के लिए भी आएंगे, और दूसरी चीज़ ये है कि जो आदिवासी लोग हैं ना उनकी आजीविका भी बढ़ेगी, यानी उनको पैसा भी मिलेगा, इस चीज़ के लिए काम भी मिलेगा, ठीक है, तो वर्क मिलेगा, तो काफ़ी अच्छा रहेगा उनके लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। और अभी हाल ही में देखो जो अर्जुन मुंडा है, हमारे जो यूनियन ट्रैवल मिनिस्टर हैं, इनको एक स्कॉच अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। जो ट्रैवल के लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनके का भरण पोषण के लिए और उनके जो रहन सहन के लिए, और साथ साथ और लोगों से भी उनकी सुरक्षा वगैरह के लिए अपने दायित्व निभाने के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी देखो ये चीज़ भी याद रखना कि ट्राइब्स इंडिया का शोरूम कहाँ खोला गया है, तो ये मुंबई में खोला गया है। मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र की कैपिटल है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में किस ऑस्ट्रेलिया ऑलराउंडर ने संन्यास ले लिया है? तो ये कैमरून वाइट ने ले लिया। कैमरून वाइट ने अब जो ऑस्ट्रेलिया के जो कैप्टन भी रह चुके हैं, मतलब लगभग 7 मैचों में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को लीड भी किया, कैप्टनसी भी की है। बाकी इन्होंने 4 टेस्ट खेले हैं, और वनडेज की बात करें तो 91 ओडीआई भी खेले हैं, और लगभग 47 टी20 भी खेले हैं। और काफ़ी टाइम से ये मतलब जो नेशनल क्रिकेट टीम है उससे बाहर चल रहे थे, और अब इन्होंने अपने संन्यास की घोषणा कर दी है, ठीक है। बाकी देखो अगर शेन वॉटसन की बात करें तो इन्होंने काफ़ी साल पहले ही संन्यास ले लिया था। और आप लोगों के लिए चलो एक क्वेश्चन बोलता हूँ कि शेन वॉटसन जो है वो आईपीएल में किस टीम के लिए खेलते हैं, ठीक है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिन लोगों को पता है नीचे कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। बाकी देखो जॉर्ज बेली ये भी ऑस्ट्रेलियन है, इन्होंने भी संन्यास ले लिया है, ठीक है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो ये है कैमरून वाइट। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने एनीवेयर स्कूल नामक नई पहल की शुरुआत की है? तो ये गूगल ने की है। देखो गूगल ने जो लॉकडाउन सिचुएशन है इस समय पर, जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, स्कूल कॉलेज खुल नहीं रहे हैं, तो उस टाइम पर पढ़ाई के लिए तो एक नई पहल की शुरुआत की, जिसे बोला गया द एनीवेयर स्कूल, यानी कि कहीं पर भी विद्यालय। एक तरीके से आप लोगों के एक प्लेटफॉर्म है जो मोबाइल में ही आप लोगों को पढ़ाएगा ई लर्निंग के माध्यम से। उसी तरीके से तो इस चीज़ के लिए आप लोग कहीं पर भी अपना फ़ोन खोलकर गूगल पर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए ये एक नई पहल शुरू की गई है गूगल के द्वारा, द एनीवेयर स्कूल की, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। साथ ही साथ देखो गूगल जो एक साक्षरता अभियान भी चला रहा है, जिसे एक सेकंड क्या नाम था, डिजी पेलोट नाम का एक साक्षरता अभियान भी चला रहा है गूगल, ठीक है। साथ साथ गूगल ने अभी गूगल का जो प्लस है ना, गूगल प्लस आप लोगों ने सुना ही होगा, गूगल प्लस जो है उसको गूगल करंट कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए गूगल के बारे में। और गूगल ने अभी द एनीवेयर स्कूल नाम की जो योजना है वो शुरू की है भारत में, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए सलाइवा डायरेक्ट नामक रैपिड टेस्ट को मंजूरी दे दी है? तो ये दे दी है अमेरिका ने। देखो सलाइवा जो हमारे मुंह में लार होती है ना, उसको बोलते हैं, ठीक है। और उससे अब टेस्ट करके कोविड-19 का पता लगाया जा सकेगा। ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव और जल्दी वाला भी तरीका है। मतलब अब तक आप लोगों को पता होगा कि ब्लड वगैरह लेते हैं, उस तरीके से जांच की जाती है, साथ साथ और भी तरीके से जांच की जाती है। अब ये सलाइवा डायरेक्ट टेस्ट से जो जांच करने की जो गति होगी वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, क्योंकि ब्लड वगैरह लेने में, फिर उसको टेस्ट करने में, लेबोरेटरी में प्रॉपर एक उस चीज़ में देखा जाता है, तो उसमें टाइम भी लगता है, लेकिन सलाइवा वाले में काफ़ी टाइम कम हो जाएगा। तो इसी चीज़ के लिए अब अमेरिका ने इस चीज़ की परमिशन दे दी है कि वहाँ पर सलाइवा डायरेक्ट का जो रैपिड टेस्ट है वो किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। किस देश ने दिया है? अमेरिका ने दिया है, ठीक है। अब अमेरिका के बारे में देखो एक चीज़ बताता हूँ आप लोगों को। अमेरिका और भारत के बीच में
एक वज्र प्रहार नाम की एक्सरसाइज होती है, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, हमेशा से आप लोगों को ये पता होनी चाहिए। काफ़ी फेमस एक्सरसाइज है और भारत और अमेरिका के बीच हर साल होती है। तो ये चीज़ आप लोगों के एग्जाम में कई बार पूछी गई है कि वज्र प्रहार किन देशों के बीच में होती है, तो भारत और अमेरिका के बीच में होती है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और देखो अमेरिका में ना हाल ही में अभी इलेक्शन भी होने वाले हैं, ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। अब इलेक्शन होने वाले हैं, देखते हैं कि इलेक्शन में कौन जीतता है कौन हारता है। वैसे आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हो आप लोग भी नीचे कमेंट में बता सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने, किस राज्य की पुलिस ने पुलिस वालों के घर वालों तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए AIIA के साथ समझौता किया है, तो ये दिल्ली पुलिस ने किया है। देखो ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को जो अब आने वाले एग्जाम्स है ना, जैसे मैं बात करूँ दिल्ली पुलिस का CPO आने वाला है, कांस्टेबल भी आने वाला है, तो उनमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो इसीलिए ये उस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसने AIIA के साथ समझौता किया है, जिसकी फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। इसके साथ दिल्ली पुलिस ने समझौता किया है कि जो दिल्ली पुलिस के जो घर वाले हैं ना पुलिस वालों के, उनको भी स्वास्थ्य सेवा पहुंचाई जाएंगी। अगर कोई बीमार होता है तो उनको स्वास्थ्य सेवा पहुंचाई जाएंगी, क्योंकि जो पुलिस है उसकी ड्यूटी इस समय काफ़ी ज़्यादा सख्त चल रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी देखो दिल्ली के बारे में बात हुई, तो दिल्ली के बारे में अभी मैं आप लोगों को कुछ दिन पहले ही पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी है ना वो यहाँ पर लागू की गई है, और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो प्लाजा है वो भी यहाँ पर खोले गए हैं। देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल प्लाजा कहाँ खोला गया है, वो दिल्ली में खोला गया है। साथ ही साथ आप लोगों को पता होगा कि देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया है, वो भी नई दिल्ली में खोला गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है, रिवाइज करते रहना जरूरी है। अगर आप लोग रिवाइज करना चाहते हो तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जोड़ सकते हो, जहाँ पर रात को 8 बजे आप लोगों के लिए क्विज अपलोड की जाती है। ठीक है, बाकी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो ये थे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी थे। और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ जो आप लोगों को एज बीइंग इंडियन सिटीजन पता होना चाहिए कि आखिरकार हमारे देश में क्या क्या हो रहा है। देखो पहला है कि उत्तर प्रदेश ने पार्टनरशिप की है इजराइल के साथ, जो बुंदेलखंड में वाटर क्राइसिस है उसको रिजॉल्व करने के लिए। बुंदेलखंड में वाटर क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा यानी पानी की जो दिक्कत है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे कि वहाँ पर सूखे की सिचुएशन आ गई है। और अब उससे निपटने के लिए जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है उसने इजराइल के साथ पार्टनरशिप की है, और अब वहाँ पर बुंदेलखंड में वाटर क्राइसिस से निपटने के नए तरीके अपनाए जाएंगे, जो कि इजराइल प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि CCI ने सीमेंस द्वारा C&S इलेक्ट्रॉनिक के प्रस्ताव को अधिग्रहण कर दिया है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक एक तरीके से कह सकते हो कि एक पावर प्लांट लगाया जाएगा, तो उसके लिए जो भूमि अधिग्रहण थी उसको मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, अगला है कि टूरिज्म मिनिस्ट्री ने पार्टनरशिप की है TAI और FICCI FLO को प्रमोट करने के लिए टूरिज्म को। तो देखो टूरिज्म आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा लो हो गया है, क्योंकि दोस्तों कोरोना वायरस जब से शुरू हुआ है लोगों ने ज़्यादातर बाहर घूमने फिरना कम कर दिया है, और ज़्यादातर तो लॉकडाउन की वजह से बंद ही हैं। तो इसीलिए टूरिज्म अब बोला जा रहा है कि 1 सितंबर से खोला जाएगा। तो उसमें एक तरीके से कह सकते हो आप कि किस तरीके से प्रमोट किया जाए, लोगों को लालच दिया जाए, एक तरीके से कह सकते हो अगर मैं टू बी क्लियर कहूँ तो, कि लालच दिया जाए ताकि वो लोग टूरिज्म में आएँ, घूमने के लिए आएँ। तो इन सब चीज़ें के लिए जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है उसने पार्टनरशिप कर ली है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगला है कि HSBC ने इंडिया ने लॉन्च किया है ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम। देखो ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम क्या है, तो जैसे कि जो HSBC के मतलब जो पैसा जमा होगा, जो उसके कस्टमर्स होंगे उनका जो पैसा है वो ग्रीन डिपॉजिट के अगर कोई प्रोग्राम आते हैं तो उनमें इन्वेस्टमेंट की जाएगी। ठीक है, और ग्राहकों को जो उसके कस्टमर है उनको भी बताया जाएगा कि आपका पैसा इनमें भी इन्वेस्ट किया गया है, क्योंकि ये एक समाज के लिए, एक देश के लिए अच्छे काम है, उसमें ये पैसा आपका यूज़ किया जा रहा है, और जब उन्हें चाहिए वो पैसा मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें, ये जो एक ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम है ये एक पहल शुरू की गई है HSBC द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला है कि मूवी और थिएटर्स को बोला जा रहा है कि 1 सितंबर से ओपन कर दिया जाएगा, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी की जा रही है। मतलब थिएटर्स वगैरह को सैनिटाइज किया जा रहा है, प्रॉपर सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा रहे हैं कि ज़्यादा भीड़ वगैरह ना हो, किस तरीके से अरेंजमेंट होगा, उन सब चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। और साथ ही साथ बात ये भी की जा रही है कि बहुत सारा डिस्काउंट भी आप लोगों को दिया जाएगा, ताकि जो दर्शक है ना वो सिनेमाघरों में आए, क्योंकि अगर सिनेमाघरों में दर्शक नहीं आएंगे तो उन लोगों का पैसा रिकवर नहीं हो पाएगा, जो इतने टाइम से उनके सिनेमाघर और ये सब चीज़ें बंद है उसकी वजह से जितना नुकसान हुआ है वो रिकवर नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए डिस्काउंट की भी बोला जा रहा है कि बहुत सारे डिस्काउंट भी आप लोगों के लिए आने वाले हैं, जिससे कि आप लोगों को जो थिएटर्स हैं उसमें जाने का मौका मिलेगा, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि लुभाने का एक अवसर मिलेगा। ठीक है, अगला है
कि पीएम केयर फंड से फाइनेंस किया गया है 500 बेड्स के कोविड-19 हॉस्पिटल बिहार में, यानी कि बिहार में अब 2 हॉस्पिटल बनाए जाएंगे 500 बेड्स के लिए कोरोना वायरस के पेशेंट को रखने के लिए। पीएम केयर फंड इसको स्पॉन्सर कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को बतानी चाहिए। तो देखो ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो देखो नीचे लाइक का बटन है, लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। रात को 8 बजे आप लोगों की क्विज भी होती है डेली की डेली करंट अफेयर की, और 10 बजे रात को 10 बजे आपकी मैथ्स की क्विज भी होती है। तो आप लोग ढेर सारी क्विजेज दे सकते हो जिससे आप लोगों का रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, बाकी देखो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ ताकि वो लोग भी तैयारी कर सकें, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ताकि आप लोग कोई भी अपडेट मिस ना कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।